तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आखिरकार कैसे जो ब्लैक पीपल थे उन्हें स्लेव्स बोला जाता था और उन्हें आज़ादी कैसे मिली, वही आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जो सबसे मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था, सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा बदलाव लाया, वो सोशल रिफॉर्म था जैकोबिन रजीम का, जो कि था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज़ में। मतलब स्लेवरी, गुलामी को हटा देना। जो कॉलोनीज़ थी कैरेबियन में, मार्टिन क्यू, गुडलैपोपी, सैन डोमिंगो, ये सब इम्पोर्टेंट सप्लाईज थी जिनके अंदर टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी बेची जाती थी। पर जो रिलेक्टुलेंस यूरोपियंस होते थे, उन्हें दूर जगहों पे जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर होती थी प्लांटेशंस में। तो इस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में निकाला जाता था। जो स्लेव थे, वो स्लेव ट्रेड थी जो 17वीं सेंचुरी में चालू हुई थी। जो फ्रेंच मर्चेंट थे वो ब्योरडेक्स और नैंटेक्स से अफ्रीकन कोस्ट जाते थे, जहाँ से वो स्लेव्स खरीदते थे लोकल सेप्टियन से, और फिर उन्हें ब्रांडेड और शेकल्ड करते थे। फिर जो स्लेव्स थे उन्हें टाइटली पैक कर शिप्स में 3 महीने लंबे सफ़र में ले जाता था, जिससे जो कि था अटलांटिक से कैरेबियन, जहाँ उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता ताकि वो खेती कर सके प्लांटेशन ओनर्स। और जो एक्सप्लॉयटेशन थी स्लेव लेबर की, वो पॉसिबल बन गई ये ग्रोइंग डिमांड मिलने के लिए कि जो यूरोपियन मार्केट थे शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो के, उन्हें जो पोर्ट सिटीज़ हैं बॉर्डियक्स और नैंटीज़, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को स्लेव ट्रेड में ही पूरा डाल दिया। जो कि बेचारे लोग होते थे, उन्हें स्लेव्स बनाकर मतलब 3-3 महीनों तक शिप्स के अंदर बैठा के, मतलब एकदम टाइटली पैक करके, मतलब उनको भेड़ बकरियों की तरह झुंड में रखकर उनको बेचा जाता था। सोचिए, उस समय इतनी लेबर की कमी हो गई। साथ ही लोगों को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह गुलाम बनाकर काम करवाया जाता था। साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी नहीं दिया जाते थे। अब आगे की बात पढ़ते हैं। जो 18वीं सेंचुरी थी, उसके अंदर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म था फ्रांस में। जो नेशनल असेंबली थी, वो बड़े बड़े डिबेट्स बनाते थे कि ये राइट ऑफ मैन है, वो फ्रेंच सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, पूरी कॉलोनीज़ में होनी चाहिए। पर इसने कोई ऐसा लॉ पास नहीं किया क्योंकि ये बिजनेसमैन थे ना, जिनकी इनकम स्लेव ट्रेड में ही रहती है, उनसे डर रहे थे। जो कन्वेंशन थी लास्ट, वो 1794 में लेजिस्लेटेड हुई कि जो सारे स्लेव्स हैं फ्रेंच में, ओवरसीज़ में, उन्हें फ्री कर दिया जाए। तो इसके बाद जो शॉर्ट टर्म मेजर था 10 साल के बाद का, उसमें नेपोलियन ने वापस स्लेवरी इंट्रोड्यूस कर दी। आपने सुना होगा नेपोलियन बोनापार्टे काफ़ी अच्छे आदमी थे, परंतु इस बार वह फेल रह गए। उन्होंने स्लेवरी को वापस लाने का काम किया। जो प्लांटेशन ओनर थे वो जान चुके थे कि जो फ्रीडम है, जो कि राइट थी इंस्लेव करने की अफ्रीकन निग्रोज को, निग्रोज बोला जाता था इंडिजीनियस पीपल को, जो कि अफ्रीका के थे, सहारा डेजर्ट से, जो कि आया करते थे साउथ सहारा से। तो उनको है ना परस्यूट किया जाता था इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से। स्लेवरी को आखिरकार जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं उनके द्वारा अबोलिश किया गया 1848 में। दोस्तों, ये जो स्लेव ट्रेड थी, आखिरकार इसे 1848 में हटा दिया गया। तो आज के बाद कोई भी स्लेव ट्रेड नहीं कर पाएगा, ये 1848 में सिद्ध हो गया। तो अब आगे देखते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जो रिवोल्यूशन और हर दिन की लाइफ थी, उसके बारे में भी हमें एक पॉइंट मिला है अच्छा सा, तो इसे भी अब पढ़ते हैं। क्या पॉलिटिक्स चेंज ला सकता है जो कपड़े लोग पहनते हैं, या जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, या किताबें जो पढ़ते हैं? साथ ही ये हमें जानने को मिलेगा इस पैराग्राफ में। जो साल था 1789 फ्रांस में, उसने बहुत सारे चेंजेस देखे, आदमियों के, औरतों के और बच्चों के। जो मतलब बच्चों के अंदर बहुत सारे बदलाव देखे, आदमियों के अंदर बहुत सारे बदलाव देखे, साथ ही औरतों के अंदर भी बदलाव देखे। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने खुद को लॉज पास करने के लिए जो खुद की आइडियल्स थे लिबर्टी के, उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश की ताकि इक्वलिटी है वो हर दिन का काम बन जाए, सबको इक्वलिटी हर दिन मिले। तो अब देखते हैं क्या हुआ। एक इम्पोर्टेंट लॉ जो इफेक्ट में आया था स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल समर ऑफ 1789, वो ये था कि अबोलिशन होनी चाहिए सेंसरशिप के बारे में। जो सेंसरशिप है
उसे एबॉलिश कर देना चाहिए। जो ओल्ड रेजिम में था उन्होंने मटेरियल को रिटर्न मटेरियल को और कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर इन और प्लेस को पब्लिश किया, परफॉर्म किए, ताकि अप्रूव हो सके, जो कि किंग्स के सेंसर थे। जो डिक्लेरेशन थी राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन्स की, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच देती थी, नेचुरल राइट एक्सप्रेस करने का उनको ज़रिया देती थी। साथ ही दोस्तों, साथ ही जो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्फलेट्स थे, बुक्स थी और प्रिंटेड पिक्चर्स थी, उन्होंने जो फ्रांस का टाउन था उन्हें पूरे को बहा दिया था एक तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रैवल कर रहे थे कंट्री साइड के अंदर। और उन सब ने डिस्क्राइब किया जो कि इवेंट्स अभी तक फ्रांस में टेक ओवर हो रहे थे। और दोस्तों फिर आगे दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। जो फ्रीडम थी प्रेस की, वो ये भी कह सकती थी जो अपोनियन दूसरे बंदे के पॉइंट्स हैं उन्हें भी अब हमें देखना पड़ेगा और उन्हें भी एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। जो ईच साइड थी उन्हें कन्विंस किया अपनी पोजीशन को मीडियम प्रिंट के द्वारा। उन्होंने सॉन्ग्स बजाए, फेस्टिव प्रोसेशंस किए, शादी प्लेस करवाए और बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को उन्होंने अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींच लिया, जो कि एक वे था जो कि उनको ग्रास्प करता था और उनको मदद करता था उनके आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, जो कि पॉलिटिकल फिलोसफर थे उनके बारे में लिखते थे उनकी टेक्स्ट के अंदर, जो कि एक हैंडफुल था एजुकेटेड पीपल का जो पढ़ सकते थे। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं आखिरकार इसका कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों अब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, इसका लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं जिसमें इसके अंदर नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में बताया गया है। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे थे, उन्होंने खुद को एम्परर फ्रांस का डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेबरिंग कंट्रीज़ को कॉन्कर कर लूँगा और डिस्पोज करूँगा डायनेस्टीज़ को, किंगडम्स को, जो कि अपने मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स में प्लेस किए जाते थे। दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये सिर्फ दिखावट के लिए, असली में ये पहाड़ी पार करते हुए उन्हें जो लोकल लोग थे उनके गधे पे बैठना पड़ा है। ये इन्फॉर्मेशन बुक में नहीं बताई गई क्योंकि इसमें अलग दर्जा दिया गया है और असलियत में उनका अलग दर्जा था। दोस्तों मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये पेंटिंग गलत है, बस उनकी मर्जी से बनवाई गई है। फिर आगे देखते हैं। नेपोलियन ने अपना रोल देखा मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप की तरह, मतलब जो यूरोप को मॉडर्नाइज कर सके, नया बना सके। उसने बहुत सारे लॉज इम्प्रूव मतलब बनाए, इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम जो कि वेट्स और मेजर्स को प्रोवाइड करता था डेसिमल सिस्टम के द्वारा इनिशियली। इसके बाद जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने नेपोलियन को एक लाइब्रेटर की तरह देखा जो कि उनको फ्रीडम ला के दे सकता है लोगों को। दोस्तों जो बट जैसे ही नेपोलियन की आर्मीज़ ने देखा कि ये एक इन्वेडिंग फोर्सेस की तरह देखा नेपोलियन की आर्मीज़ को, उसे बाद में वाटरलू के बैटल 1815 में हरा दिया गया। उसके ज़्यादातर मेजर्स थे उनको रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ और लिबर्टी और मॉडर्न लॉज में अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में इम्पैक्ट लाया बहुत लोगों में, जिसके बाद नेपोलियन चले गए थे। और जो आइडियाज़ थे लिबर्टी और डेमोक्रेटिक्स राइट्स के, वो सबसे इम्पोर्टेंट लेगेसी थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। इनने स्प्रेड किया फ्रांस को, पूरे यूरोप को 19वीं सेंचुरी के दौरान, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम जो थे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम जो थे, तो फिर जो उन्हें एबोलिश कर दिया गया ज़्यादातर लॉज तो थे। कॉलोनाइज पीपल थे, उन्होंने अपने वापस आइडियाज़ पे रिवर्क किया जो कि फ्रीडम के थे और बॉन्डेज करते थे उनके मूवमेंट्स को, जो कि एक सोवरेन नेशन स्टेट बनाते थे। साथ ही जो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय हैं, वो एक एग्जाम्पल है इंडिविजुअल्स के जो कि रिस्पॉन्ड करते थे ये आइडियाज़ को, जो कि रेवोल्यूशनरी फ्रांस में आते थे, मतलब उन्हें यूज़ करने का एक तरीका ढूंढते थे। तो दोस्तों ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। आखिरकार इसके कितने पार्ट बने, पर आखिरकार ये ख़त्म हो चुका है। अगली बार हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद।